हाय एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ विश्व विज्ञान या फिर अगत तंत्र। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा चांसेस होते हैं अगत तंत्र में आने के। बच्चे चाह रहे थे सर कि समरी फॉर्म में लास्ट मिनट में हम क्या रिवीजन कर सकते हैं, तो अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने जैसे बनाई है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पूरा डाल दिया, चरक सुश्रुत के समरी पॉइंट्स भी डाल दिए। अभी हम इस वीडियो में देखते हैं अगत तंत्र के महत्वपूर्ण बातों को। बिना किसी देरी के चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अब देखिए आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। अगत तंत्र के लिए बेसिकली आप सभी जानते हैं कि यदि खुद से आपको पढ़ना है तो आप ये चरक चिकित्सा का 23 चैप्टर और सुश्रुत के पूरे पोर्शंस आपको कवर करने पड़ते हैं कल्प स्थान के। पर वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखा हुआ है, वो है विश्व वेग का लक्षण। राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। मैं आपको सामने इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, मेरे साथ आप लोग को रिवाइज करते रहना है। तो विश्व वेग के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो पहले तो अपने को ये जानना है कि आचार्य चरक साहब ने 8 वेग बतलाए हैं, सुश्रुत ने 7 वेग बतलाए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कौन से वेग में क्या लक्षण किस आचार्य ने बतलाए हैं, ये भी सवाल आता है, तो इसको भी हल्के में हमको नहीं लेना है। तो पहले हम पूरे चरक की बात करते हैं। तो चरक के अनुसार 8 वेग हैं। पहले वेग में जो विष है वो रस धातु तक जाएगा, दूसरे वेग में विष रक्त धातु तक जाएगा, तीसरे में मांस, चौथे में कहा गया है सर्वदोष प्रकोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवें में नीलादिनाम तमसश्च दर्शनम, ये भी एग्जाम में आ चुका है। छठवें वेग में हिक्का होता है, सातवें वेग में स्कंद भंग, और आठवां वेग जो मृत्यु का मतलब मनुष्य का जो मृत्यु है उसको भी इन्होंने एक वेग के रूप में इंक्लूड करके टोटल 8 वेग बतला दिए हैं। आपको रिलेट करके थोड़ा सा आप लोग को बतला देता हूँ कि चरक में जैसे पहले वेग में यहाँ पे लिखा था रस में जाता है और वमन ये बतलाया है यहाँ पे। तो सुश्रुत बोलते हैं जिह्वा स्याव, स्तब्ध, मूर्छा, और पहले ही वेग में श्वास मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है रोगी का। दूसरे वेग में रक्त तक पहुंच जाता है जहाँ पे वेपथु, मूर्छा, तमक, श्वास एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। और सुश्रुत ने कहा है कि विष आमाशय में पहुंचेगा इस वेग में, तो ये तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वेग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुश्रुत का कि थर्ड वेग में तालु शोष मिलता है मनुष्य में, इसको याद रखिएगा। कौन से वेग में किस आचार्य ने तालु शोष कहा है, तो सुश्रुत ने कहा है। चौथे वेग में सुश्रुत के अनुसार सर्वदोष प्रकोप और मूर्छा, तो चरक के अनुसार, तो सुश्रुत के अनुसार चौथे वेग में हिक्का और काश मिलता है। पहले वेग में श्वास मिल रहा था, चौथे वेग में हिक्का और काश, ये याद रखिएगा। फिर अगला पांचवें वेग में चरक के अनुसार नीलादिनाम तमसश्च दर्शनम, मतलब नीला नीला कुछ कुछ दिखलाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। ये बोलते हैं सर्वदोष प्रकोप 5वें वेग में मिलता है चरक के अनुसार, जो कि चौथे वेग में मिल रहा था। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐसा। फिर छठवें वेग में हिक्का चरक बोल रहे थे, सुश्रुत बोलते हैं तीव्र अतिसार। उसके बाद सातवें वेग में इन्होंने कहा स्कंद भंग, मतलब शोल्डर डिस्लोकेट या फिर झुक जाएंगे कंधे, मतलब अब मेरे जीने की अभिलाषा खत्म हो गई, ऐसा वाली बात होगी वहां पे। तो ये क्या बोलते हैं, उसी शब्दों को इन्होंने दूसरे रूप में कहा है स्कंद पृष्ठ कटि भंग, ये हो जाएगा पूरा। और मृत्यु को भी इन्होंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। इन लक्षणों के साथ साथ चिकित्सा भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए चरक ने क्या बतलाया है। सुश्रुत का पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सुश्रुत का मैं आपको समझा देता हूँ। सुश्रुत में केवल ये 4-5 पॉइंट से आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन ये पूछा करता है कि सुश्रुत ने कौन से वेग में अगध पान कहा है। तो देखिए पहला वेग, तीसरा वेग, चौथा वेग और 5वां वेग, इन 4 जगहों पे इन्होंने अगध पान का इस्तेमाल किया है। तो पहले तो अपने को ये जानना है कौन कौन से वेग में है। अब किस वेग में किसके साथ अगध पान करना है या कैसे करना है वो थोड़ा इंडिकेशन है, वो भी अपने को याद रखना है। जैसे कि पहले वेग में मधु और घृत के साथ अगध पान करना है, दूसरे वेग में नस्य और रंजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अगध पान करना है। तीसरे वेग में स्नेह मिश्रित अगध देना है। 5वें वेग में मधु मुलेठी के साथ अगध पान कराना है। ठीक, मतलब अगध पान इसमें कॉमन है, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, चरक ने क्या बताया, तो पहले वेग में क्योंकि रस में जा रहा था तो वमन करा दिए, दूसरे में रक्त में पहुंचा तो विरेचन करा दिए। फिर थर्ड वेग में इन्होंने क्षार अगध कहा है, एक ही जगह पे अगध कहा है, वो भी क्षार अगध का है कि ये ध्यान रखना है आपको। किसने कहा, चरक ने कहा। फिर चौथे वेग में कपित्थ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वें में काकांड, 6वें में संज्ञा स्थापन, 7वें में एंटीडोट विपरीत विष का सेवन कराना है। अगर स्थावर विष का इसने सेवन कर लिया तो जांगम, अगर जांगम विष का सेवन कर दिया तो स्थावर विष का प्रयोग करने को कहा जाता है, ये बात आपको पता होगी। 8वें वेग में पलाश, बीज, मोर, पित्त और शिरीष, जिसको कि विषग्न कहा जाता है, शिरीष को ना, ये विषग्न होता है। तो इसका यूज कौन से वेग में कहा है, लास्ट वेग में कहा है। ये अपन जान लिए, इतना पढ़ लिए तो काफी सारी चीजें हमारी सॉल्व हो गई। दूसरा बात, किस आचार्य ने कौन से मतलब कि विष में कितने गुण बतलाए हैं और उन गुण के कारण क्या क्या कर्म बॉडी के अंदर होते हैं, वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चरक ने 10 बतलाया है, सुश्रुत ने 10 बतलाया है और वाग्भट्ट ने 11 बतलाया है। चरक ने क्या है 9, जो चरक और सुश्रुत में ये दोनों 9 लिखा है ना, मतलब कि चरक और सुश्रुत में 9 लक्षण सामान्य है, मतलब दोनों ने वो सेम गुण माने हैं।
बस एक अलग माना है। तो चरक क्या बोलते हैं, एक अनिर्देश्य या फिर उसी को दूसरे शब्दों में हम अव्यक्त बोलते हैं, और सुश्रुत ने उसी को अनिर्देश्य या अव्यक्त ना बोलकर आपाकी कह दिया है। अब वाग्भट्ट ने इन दोनों को एक साथ मिला दिया, मतलब कि अनिर्देश्य और आपाकी ये दोनों को ही वाग्भट्ट मान लेते हैं, इसलिए इनका 11 हो गया। अब किस गुण से क्या हो रहा है वो भी क्विकली देखते हैं, चलिए, क्योंकि सुश्रुत का ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैंने सुश्रुत का पहले लिख लिया यहाँ पे और दूसरे बार में चरक लिखा हुआ है। रूक्ष गुण के कारण दोनों ने ही सेम कहा है कि वात प्रकोप होगा, वात प्रकोप होगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चलिए। उष्ण गुण के कारण सुश्रुत बोलते हैं रक्त और पित्त का प्रकोप होता है, चरक बोलते हैं केवल पित्त बढ़ता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, अपने को याद रखना है। तीक्ष्ण गुण के कारण सुश्रुत बोलते हैं मर्मों को नष्ट करता है, चरक भी बोलते हैं मर्मों को नष्ट करता है। तो ये सेम हो गया तीक्ष्ण गुण, इसको भी याद रखिएगा। सूक्ष्म गुण के कारण सूक्ष्म अवयवों में शीघ्रता से विष प्रवेश करता है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। चरक क्या बोलते हैं, इसके कारण रक्त का प्रकोप होता है, जबकि सुश्रुत क्या बोल रहे थे, उष्ण गुण के कारण रक्त और पित्त दोनों प्रकोपित हो जाते हैं। चरक के अनुसार उष्ण के कारण पित्त प्रकोपित हो रहा और सूक्ष्म गुण के कारण रक्त प्रकोपित हो रहा है। फिर आशु और व्यवाई, तो आशु के कारण शीघ्र प्राणहर, नाम से ही क्लियर है, आशु मतलब फास्ट होता है, तीव्र। तो सुश्रुत बोलते हैं शीघ्र प्राणहर होता है आशु गुण के कारण, और व्यवाई गुण के कारण संपूर्ण शरीर में फैलने की क्वालिटी होती है। पर चरक ने आशु और व्यवाई दोनों का एक ही लक्षण लिखा है, वो है संपूर्ण शरीर में फैलना। आशु और व्यवाई दोनों के कारण संपूर्ण शरीर में फैलता है। विकासी गुण के कारण दोष धातु और मलों को नष्ट करता है, और चरक बोलते हैं कि विकासी गुण के कारण प्राणघ्न होता है। तो कहाँ पे मर्मघ्न आया है, कहाँ पे प्राणघ्न आया है, ये अपने को याद रखना है। विशद गुण के कारण कहीं पर भी नहीं रुकेगा बोल रहे हैं, इसी प्रकार की बात चरक भी की है। लघु गुण के कारण दुष्चिकित्स्य होता है, और चरक ने उसी को सेम ही बात कहा है, बस उन्होंने दुरुपक्रम में लिख दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से गुण के कारण विष चिकित्सा कठिन हो जाती है, दुरुपक्रम हो जाता है, असाध्य हो जाता है, ऐसा कुछ सवाल आता है। तो उसका आंसर है लघु गुण के कारण। लघु देखकर अपने दिमाग नहीं जाएगा कि लघु है तो नॉर्मल ही होता होगा, ऐसा कुछ लग सकता है अपन अगर लॉजिक लगाएंगे तो, पर ऐसा नहीं है। अब जो मैंने बताया था कि सुश्रुत ने अपाकी माना है और चरक ने अपाक्य माना है, सॉरी अनिर्देश्य माना है या फिर अव्यक्त माना है, ये अपने को जानना है। आफ्टर दैट देखिए, विष के अधिष्ठान आप सभी को पता है, स्थावर और जांगम, एक छोटा सा श्लोक है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सारे निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमा स्मृता, आप सभी को याद होगा। तो किसके कितने कितने भेद हैं, एक तो अधिष्ठान अपन जान गए 10 होते हैं, क्या क्या नाम है वो अपने को पता होना चाहिए। फिर किसमें कितने कितने नंबर्स हैं एटलीस्ट वो जानने हैं। उसके बाद अगर उनके ड्रग्स आपको याद हो जाते हैं तो वो फिर तो बेस्ट हो जाएगा, फिर वो सोने पे सुहागा जो हम बोलते हैं वो। तो मूल विष 8 होते हैं, पत्र विष 5 होते हैं, फल विष 1 दर्जन अपन केला लेते हैं ना, वैसे याद रखिएगा, फल विष 12 होते हैं, पुष्प 5 फूल होते हैं, क्षीर 3 होते हैं, क्षीर तृतय, त्वक सार निर्यास तीनों को मिलाकर 7 होते हैं, आप सभी को पता होगा। धातु 2 विष होते हैं, धातु विष 2 प्रकार के, कंद विष 13 होते हैं, और क्षीर विष एग्जाम में आ चुका है, क्या क्या होता है। तो स्नूही, जाल, क्षीरी और कुमुद, स्नूही, जाल, क्षीरी, कुमुद, बिल्कुल याद रखना, कुमुदग्नि जो लिखा हुआ है। फिर किस विष के कारण क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स बॉडी में दिखलाई देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो मैं एग्जाम देने गया था और उसमें इसी से 3 सवाल आ गए थे, खाली इस पोर्शन से कि कौन से विष का क्या लक्षण है, कौन से विष का क्या लक्षण है। मतलब वो या तो सही जोड़ी मिलाओ के फॉर्म में दे देगा, या तो स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा, या फिर 2-3 सवाल अलग अलग दे सकता है। तो देखिए, मूल विष के कारण अगर कोई मनुष्य मूल विष का सेवन कर रहा है तो उसके कारण उसमें प्रलाप, ऐंठन और मूर्छा ये लक्षण दिखलाई देंगे। पत्र विष के कारण जृंभा, ऐंठन और श्वास कष्ट दिखलाई देगा। फल के कारण अन्न द्वेष, मुष्क, शोफ और दाह। पुष्प के कारण मोह, आधमान और वमन, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्प के कारण मोह, आधमान और वमन मिलता है। फिर निषाद मतलब कि वही निर्यास, त्वक और सार, ऐसा करके उसको मैंने निषाद लिखा है। शिरोरुक, पारुष्य, दौर्गंध्य, कफ स्राव, ये निषाद मतलब इन तीनों में मिल जाएगा वो। क्षीर के कारण अतिसार, फेन, जीवा में भारीपन, मतलब कि लूज मोशन हो जाएगा, जीवा एकदम भारी हो जाएगी, मुंह से झाग निकलने लगेगा, वो क्षीर विष के कारण ज्यादा होगा। धातु विष के कारण महत करके एक कोड मैंने छोटा सा बनाया है, मूर्छा, हास्यहृत पीड़ा, उत्तासित तालुदा। फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद कुछ कुछ जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हमको दिखते हैं, यूजुअली आप पारिक पढ़ रहे होंगे तब भी आपको पता चल गया होगा। दिवाली पॉइजन किसको बोलते हैं, मर्क्यूरी और फास्फोरस को दिवाली पॉइजन के नाम से जाना जाता है। ब्लू लाइन गम्स किसको बोलते हैं, लेड पॉइजनिंग में मिलता है ब्लू लाइन गम्स। रोड साइड पॉइजन किसको बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये होता है धतूरा, इसको बोलते हैं रोड साइड पॉइजन। डाइटम्स कौन से कंडीशन में मिलते हैं, डाइटम्स मतलब वो शैवाल ऐसा अपन पढ़ते हैं ना जो, तो वो ड्राउनिंग के केस मतलब जो पानी में डूब कर मारा उसी के लंग्स में तो डाइटम्स मिलेंगे। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, एग्जाम में आ चुका है।
फिर ये भी एक बार पूछा था कि काश्यप साहब ने विश्व के कितने वेग बतलाए, कितने भेद बतलाए हैं, तो उसका आंसर है 3, स्थावर, जांगम, संयोगज। स्थावर, जांगम, संयोगज। और संयोगज के भी फिर 2 भेद कर दिए, एक होता है गर विष, दूसरा होता है कृत्रिम विष। फिर इंपॉर्टेंट है MTP एक्ट कब आया था 1971 में, PNDT एक्ट कब आया था 1994 में, CCIM कब बना था 1970 में। पुराने क्वेश्चंस हैं, 1970 नहीं होता तो ऑप्शन 1971 भी लिया गया था उस बार। फिर BAL आप सभी जानते हैं, BAL क्या है, ब्रिटिश एंटी लिवोसाइट, सभी को पता होगा। हैवी मेटल्स में इसको यूज करते हैं। आर्सेनिक, AU मतलब कि आरा मतलब सोना, पारा, ताम्र। लेड के लिए एंटीडोट क्या होता है, EDTA होता है। चरक के अनुसार कीट विष में वात पित्त का प्रकोप है, सुश्रुत के अनुसार कीट विष में वात कफ का। ये सब मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं। और मूसक विष में ये 3 कर्म किए जाते हैं, DVP, D से दाह, V से विश्रावण, P से प्रलेप। ये मूसक विष के केस में हम करते हैं। फिर वृश्चिक विष के बारे में आप सभी को पता होगा कि मंद विष 12, मध्यम वाले 3 और तीक्ष्ण वाले 15। ये एग्जाम में पूछ चुका है असल में। और सेम यही बात वाग्भट की बात यहाँ पे मैंने लिखी है, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया, आप देखकर समझ पा रहे होंगे। बाकी पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इस पेज को टेलीग्राम चैनल में जरूर अपलोड कर दूंगा। वमन कॉपर के केस में हृदय शुद्धि होने पर, जब वमन मतलब कि कोई विष लिया है उसका जब हम स्टमक वॉश कर देते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम में आ चुका है कि आरम, AU मतलब कि सोना, 1 साण प्रमाण में इसका यूज करते हैं वमन मतलब कि भी हृदय के शुद्ध होने के बाद। फिर नीलांजन जो होता है ये आक्षेप कन्वर्जन क्रिएट करता है। सरपुंखादि योग को अलर्क विष में कहा गया है। कालांतर विपाकी कौन सा होता है, गर विष होता है। कालांतर विपाकी मतलब देर से पचने वाला होता है। ये विष का रस कौन सा होता है, तो विष अव्यक्त रस का होता है। मैराक्विस टेस्ट किसमें करते हैं, ओपियम पॉइजनिंग में मैराक्विस टेस्ट किया जाता है। मनः शिलादि गुटिका वृश्चिक विष में इसका प्रयोग करते हैं एंटीडोट के रूप में। और मरणोपरांत अभिरंजन इकाइमोसिस उसको बोलते हैं। ब्लूइश ग्रीन कहाँ पे मिलेगा, H2S पॉइजनिंग में मिलता है। पर्पल कलर कहाँ मिलेगा, हाइपॉक्सिया के कंडीशन में मिलेगा। चॉकलेटी कलर कहाँ पे मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट के केस में मिलेगा। चेरी रेड कलर कहाँ पे मिलेगा, CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर HCN के केस में मिलेगा। डार्क ब्लू कैसा कलर कब कौन से केस में मिलेगा, फास्फोरस पॉइजनिंग के केस में। मरणोत्तर अभिजनन मतलब कि मरने के बाद बॉडी में ऐसा कलर दिखलाई देगा बोल रहे, देख लीजिएगा एक बार इसको भी आप। फिर लेड जो एक ऐसा विष है, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो लंग्स में ये मैक्सिमम इसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर IPC है, ये IPS लिख गया हूँ मैं, ये IPC है। 375 376 बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा केस का मतलब कि इसके अंतर्गत कौन सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। फिर मीज लाइन, नेल्स पर एक लाइन मिलती है, उसको पर मीज लाइन के नाम से जानते हैं, वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में मिलता है। और मर्क्यूरी पॉइजनिंग के केस में बैगनी मसूड़े मतलब कि पर्पल कलर मिलेगा आपके गम्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको आगत तंत्र में जरूर पढ़कर जाने चाहिए। और सब कुछ सही रहा तो इन्हीं में से एक आध सवाल आ सकते हैं बिल्कुल आपके लिए। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इससे मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलता रहता है। स्टे कनेक्टेड और ऐसे ही प्यार मेरे साथ बना रखिएगा। थैंक यू सो मच।